मेरा इस टॉपिक को समझाना नहीं है, समझना आपको खुद है, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपको किसी भी शॉर्ट वीडियो देख लो, वन शॉट वीडियो, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत ही कहाँ है। इन्हीं लाइंस को घुमा करके एनसीईआरटी से पूछ रहा है और इसीलिए कटअप जो है 340 350 से कम नंबर अगर आ रहे हैं आपके बायो में तो फिर बात ही नहीं बन पाएगी। और 350 जाना कोई मेरे ख्याल से नामुमकिन तो नहीं है, बहुत ईजी होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर जा ही नहीं रहा है। और अगर एनसीईआरटी की आप ट्रिक्स वगैरह बना लो तो बहुत बेहतर होगा। तो मैं खुद बना करके आपको कुछ कुछ दे रहा हूँ जिससे कि आसानी हो, बातें लंबी ना हो। तो आप यहाँ से जब पढ़ना शुरू करें तो इनको पढ़ेंगे। इन पे भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये एनिमल डाइवर्सिटी में आ जाती है, इस वजह से यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ। फिर भी आगे चलो इसको लेता हूँ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। अब यहाँ पे सीधे बात कर रहा है कि नाक से ओपनिंग स्टार्ट हो गई नॉस्ट्रिल से, और वो जाके अपर लिप पे, लिप के ऊपर में तो नोज़ होता है, ठीक है। अब उसको बुक में लिखना है, कोई बात नहीं। नेज़ल चैम्बर जो है वो आकर के नेज़ल पैसेज के थ्रू नेज़ल चैम्बर ओपन टू फेरिंग्स लिख रहा है, यानी नेज़ल चैम्बर जो है फेरिंग्स पे खुलेगा। तो मैंने ट्रिक बनाया नाफा, नेज़ल चैम्बर फेरिंग्स में खुला नाफा। अब जब नफ़ा हुआ तो लाफा भी पड़ेगा। तो यानी अब पहली बार ट्रिक में आप ऐसे जाओ NAFA, आप अपने कॉपी में ये सब कचड़ा मत करना, इसके फुल फॉर्म लिखते जाना एरो मार्क करके, लिख लो, काम आएंगे। नाफा यानी नेज़ल चैम्बर खुलेगा फेरिंग्स में और फिर लाफा पढ़ेंगे, तो यानी कि फेरिंग्स वापस से लैरिंग्स में खुलेगा, आगे का लाइन पढ़ोगे। और लैरिंग्स जो है वो कार्टिलेजिनस का होता है, इसलिए मैंने कहा LAR और CA बनाया इसका। तो लड़का जैसे पढ़ते हैं लड़का, यानी कि LARCA लड़का। तो LA से लैरिंग्स, LAR से लैरिंग्स और CA से कार्टिलेजिनस होता है। और इसमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है, तो लैरिंग्स में साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आप आओगे तो ग्लोटिस को कवर कौन करेगा, उसके ऊपर वाले एपिग्लोटिस। अब फिर उसके बाद आगे आते जाएंगे, ये देखो, ये डायग्राम से समझो, देखो एपिग्लोटिस है, ये फेरिंग्स है, ये साउंड बॉक्स कहते हैं। अब इसके ऊपर जो है ये वाली कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होता है, यानी ये हुआ C शेप्ड और ये पीछे तरफ से थोड़ा बहुत मसल से कनेक्टेड होंगे। ये C शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग और उसके बाद पीछे खाली होता है। तो इस तरीके से ये आधा घिरा हुआ है। कहाँ तक है, तो यहाँ तक देखो डायग्राम में, इसके बाद नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये बातें नहीं लिख रहा है, लेकिन आगे जा कर के वो फिर फाइनल करता है कि क्या बात हो रहा है। तो मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने यहाँ से दो बातें निकाली। नो ब्रो, सिर्फ कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट ओनली। ट्रिक क्या बना, नॉस्ट्रिल जो है ब्रोंकियोल तक होता है, नॉस्ट्रिल टू ब्रोंकियोल कंडक्टिंग जोन होता है। नॉस्ट्रिल से लेकर के ब्रोंकियोल तक कंडक्टिंग जोन, यानी कि सिर्फ हवा को लाया जाएगा। देखो यहाँ हवा आएंगे, चूँकि कार्टिलेजिनस रिंग है तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पर एक्सचेंज वगैरह नहीं होगा, यानी लीकेज वगैरह नहीं होगा, किसी के साथ मिक्सिंग नहीं होगा ब्लड के साथ। लेकिन कंडक्टिंग जोन के बाद अब जब यहाँ से आगे फर्दर स्टार्ट होगा तो एक्सचेंज जोन कहते हैं, यानी यहाँ से O2 CO2 इधर आएगी, CO2 अंदर जाएगा। तो यानी कि इधर इस पार से उस पार टप रहा है, इसलिए बोला कि नो ब्रो, यानी नॉस्ट्रिल यानी नाक से ले करके ब्रोंकियोल तक, नॉस्ट्रिल टू ब्रोंकियोल नो कंडक्शन, इसलिए मैंने बोला नो ब्रो कंडक्ट ओनली, यानी नॉस्ट्रिल, नो से नॉस्ट्रिल, ब्रो से ब्रोंकियोल, कंडक्टिंग जोन कहते हैं। अच्छा, इस कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या है, तो THF याद रखना है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन नहीं। वो आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरन कहाँ पढ़ते थे, ऑर्गेनिक में, जहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता था, ठीक है। तो THF का मतलब है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फॉरेन पार्टिकल्स। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फॉरेन पार्टिकल्स THF का फुल फॉर्म होगा, यानी ये किसका, कंडक्टिंग जोन का फंक्शन हो गया। अब यहाँ फंक्शंस लिखे हैं, आप पढ़ो, समझ में आएंगे। अब मेरा अगला टारगेट है कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म में यहाँ से 2020 में एक सवाल पूछ लिया। सवाल बहुत सिंपल था, पर समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से, जब यहाँ से मेरी बात शुरू होती है काम की, कि सवाल यहाँ से बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक मैं ये बात समझाने की कोशिश की कि देखो यहाँ से एयर अंदर आना है और यहाँ से एयर को बाहर जाना है,
ठीक है। ये अगर हमारा लंग्स है यानी फेफड़ा है, तो फेफड़े में क्या होगा, बाहर का एयर अंदर आएगा और अंदर का एयर बाहर जाएगा। तो क्या होना है इसको, अगर इधर प्रेशर ज़्यादा इधर कम तो ऑटोमेटिकली एयर इधर से इधर जाएगा। अगर इधर प्रेशर ज़्यादा और इधर प्रेशर कम तो एयर ऑटोमेटिकली इधर आएगा। तो अगर हमको इसकी नेगेटिव प्रेशर बोल रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पे कुछ लाइनें लिख रही है, एक्चुअल में मैं मार्क नहीं किया हूँ, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर निगेटिव है यानी कि इससे कम है तो क्या होगा, एयर अंदर ऑटोमेटिकली आएगा। और अगर इसका ज़्यादा है तो यहाँ कम है तो यहाँ से यहाँ जाएगा। अब इनके कार्यक्रम को पूरा करने के लिए यहाँ पे कुछ मसल्स फंक्शन करेंगे। सबसे पहला यहाँ से सवाल पूछा था, जो 2020 का सवाल पे आपको मिलेगा कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल दो मसल हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स, यानी कि जो रिब्स हैं इनके बीच में मसल्स होता है, दो रिब के बीच में मसल्स होता है। रिब कौन सा, आप आगे तरफ अपने जो एब्डोमेन है उसके ऊपर में जो मसल्स हैं हड्डी, उसको छू के देखें वो रिब्स आपको दिख जाएंगे। ये रिब्स के बीच में, दो रिब्स के बीच में आप उंगली धंसा के देखें, वहाँ पे कुछ गैप्स है जैसा फील होगा। उनके बीच में जो कनेक्शंस हैं उनमें दो तरह का मसल EICM और IICM, EICM एंड IICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इनके फुल फॉर्म है। अब देखो ये जो इंस्पिरेशन है यानी कि हवा का अंदर आना कौन इनिशिएट करेगा, इनिशिएट कौन करेगा, इसीलिए मैंने बोला कि इंडियन कोन यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मेरा ट्रिक कंप्लीट हो गया। यहाँ IN से इनिशिएशन किसका, इंस्पिरेशन का। इंस्पिरेशन मतलब एयर का अंदर आना, तो बाहर से एयर का आने को शुरुआत कौन करेगा, तो इंडियन। IN से इंस्पिरेशन, IN से इनिशिएशन, DI से डायफ्राम, AN से एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। देखो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है क्योंकि ये अब अगला सवाल अगर बन सकता है नीट में अगर इस लाइन से, तो हूबहू सेम तो सवाल देगा नहीं, तो ये इस बार एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में भी पूछ सकता है कि वो किस एक्सिस पे काम कर रहा है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो इंडियन हो गया। कौन मैंने इसलिए कहा कि डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स नहीं कर रहा है। रिलैक्स जब करेगा तो रिलैक्स जब करेगा तो इंस्पिरेशन नहीं होगा, रिलैक्स करेगा इंस्पिरेशन नहीं होगा, तो क्या होगा वो मुझे को अभी नहीं बताना, यहाँ आगे लिखा हुआ है। ठीक है, इंडियन कोन ट्रिक बन के तैयार हो गया। अब अगला आता है यहाँ पर से लेकर के अगला लाइन, यहाँ से लेकर के आगे यहाँ तक, हाँ यहाँ तक देखो DOVE, मैंने इसका ट्रिक बना रखा है DOVE, यानी कि डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, VE से वेंट्रल लिखा मैं, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस डव। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस कैसे होगा, इसके लिए मेरे पास दूसरा लॉजिक है। उसका लॉजिक ये है, देखो ये मैंने बना के रखा है, देखो यहाँ पे लिख रहा है EICM यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब एंड स्टर्नम। ये याद रखना ज़रूरी है कि स्टर्नम मतलब जो रिब्स आगे वाला फ्रंट पोर्शन में कनेक्टेड है उसको स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। हालांकि इसको देखो, ये आप जान लो कि इस चैप्टर को नहीं, पूरी बायोलॉजी का नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स सभी चैप्टर का, NCERT का अगर आप 8 टाइम्स रिवीजन करते हो तो आपका ये 100% मार्क्स देकर जाता है और 100% चीज़ें याद भी रहती है और ये परमानेंट मेमोरी में सेट होता है। कम से कम 8 और ज़्यादा जो भी लगा लो आप रीडिंग। तो पहला रीडिंग मारा कंप्लीट, दूसरी रीडिंग मारा कंप्लीट, तीसरी, ऐसे करके रीडिंग मार के आपको कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज़ बाकी सब मालूम ही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रिक बनाया है EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिब्स को डब पर उठाएगा, यानी कि डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर उठाएगा। अगर आप ट्रिक बना सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप रीड करके तो बनाए याद रख ही सकते हो।
ई आई यानी ई से हमने बनाया एक्सटर्नली, देखो लाइन लिखी हुई है वहाँ पर, एक्सटर्नली। सी से कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो रिब को डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर उठाएगा, ठीक है। इस पे एक बात सिर्फ छूट रही है, स्टर्नम वाली बात। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें थी जिसको आप करेक्ट करो। आगे अब आता है हमारा कुछ वॉल्यूम्स के लेकर। यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं भी कुछ सवाल नहीं बन पाए तो यही पूछ देगा कि स्पायरोमीटर का क्या फंक्शन होता है। तो स्पायरोमीटर क्या करता है, आप यहाँ पे देखो, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड in breathing movement can be estimated by using a spirometer which helps in clinical assessment of pulmonary functions। pulmonary functions जो होंगे उनको assessment करने के लिए आपको spirometer यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये देखो, tidal volume, respiratory inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, टर्म को देखो आप। फिर उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम, ये 4 होते हैं जिसमें वॉल्यूम टर्म आता है। बाकी किसी में वॉल्यूम टर्म नहीं होगा। देखो सब में सी लगा हुआ है, यानी कि ये चूतिया टर्म है, कैपेसिटी है, क्योंकि इसमें चूतिया ही बना रहा है बैठ करके और कुछ नहीं। क्या कर रहा है कि ये वी वाले टर्म जितने हैं ना, इनको जोड़ करके ये चूतिया वाला टर्म बना रहे हैं। तो ऐसा है कि जो वॉल्यूम वाला टर्म है ना, वो हमेशा चूतिया वाला टर्म में, यानी कि आई चूतिया वाला टर्म में वी वाला टर्म होना चाहिए, तभी जाकर के ये सारे टर्म बनेंगे। यानी कि आप कहीं ना कहीं कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा टर्म को, यानी वॉल्यूम वाले टर्म को ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो चूतिया वाला टर्म जो है ना आपको देता जाएगा। ये एक तरीका हो गया याद करने का। अब इसमें देखो 500 से स्टार्ट होता है, टाइडल वॉल्यूम 500, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये मैक्सिमम है। ये क्या है कि आप देखो नॉर्मल ब्रीथ करते हो तो आप जितना लेते हो उतना छोड़ देते हो, ये टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। इसके बाद आप नॉर्मल ब्रीथ लिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा वॉल्यूम आप कितना ले सकते हो, उसको क्या कह रहा है, ये IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ उसके मीनिंग दे रखे हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनके मीनिंग दे रखे हैं। मेरा मकसद ये नहीं है आपको समझाना, मेरा मकसद है यहाँ से लॉजिक निकालना कि देखो IC ना, यानी कि ये चूतिया टर्म है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आई से इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक। देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आ रहा है, तो देखो पहला वाला टर्म को आई लिखा, तो आई लिखा, तो कैपेसिटी निकालना है, इसलिए मैंने अपने मन से सी लिख दिया, क्योंकि चूतिया टर्म निकालेंगे। अब वाली टर्म में सिर्फ वी आना चाहिए, तो आई है तो इसके साथ वी लगा दिया, प्लस टी है तो टी के साथ वी लगा दिया। क्योंकि यहाँ पर बात कंप्लीट नहीं हो गई, तो आई वी के बीच में कोई दूसरा वर्ड आएगा ही नहीं। देखो देखो, क्योंकि 4 ही है, वॉल्यूम वाली बात 4 है, तो IRV, आई के साथ तो कोई दूसरा वाला टर्म है ही नहीं, तो इसलिए आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे R बन जाएगा। बना हमारा ट्री IIT। IIT से क्या बनाएंगे, आई से IC पर लिखो, बराबर इस दोनों के बीच में बराबर दो, आई से IRV, टी से TV। देखो ईट बनाया, यानी कि ई से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो यहाँ पर ये वाला तो ई, इसके लिए सी आ जाएगा क्योंकि चूतिया टर्म आ रहा है। उसके बाद ये वाला वॉल्यूम होगा, तो ERV प्लस TV। फिर उसके बाद देखो FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होगा, हमने बनाया फेर में, यानी कि FR, ये C वाला टर्म आ गया, ये ERV प्लस RV। फिर उसके बाद हमने टर्म अगला बनाया वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में वेटी बनाया, तो VC लिख दो, ERV प्लस TV प्लस IRV, क्योंकि V वाला टर्म आगे लगाना है।
अगला आता है तेल फ्री, कौन लोग लेगा? चूतिया लोग लेंगे। तो TLC यानी टोटल लंग कैपेसिटी, देखो TLC टोटल लंग कैपेसिटी। अब देखो ये तेल फ्री बोल रहा है, वो भी चूतिया लोग, तो इसमें सब भी चूतिया है। जैसे TLC बराबर FRC प्लस IC। देखो हम इसने बनाया TL फ्री FRI, TL FRI। ट्रिक हमारा होगा TL FRI। ये छोटा बड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि फिर आपको याद रह पाए। अब इनका वॉल्यूम रखो और अलग अलग कैपेसिटी का 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, ये सारा का सारा सवाल बन जाएगा। और आई थिंक आपके पास अगर ये NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको लगाओ, आपके काम बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखते चलो। नेक्स्ट मैं इसका कुछ और फिर ले आता हूँ, क्योंकि ट्रिक्स ही काम आएंगे और ज़्यादा तो है नहीं। अब इसमें आ गया देखो अस्थमा, ब्रो इन दमा। अस्थमा को शायद दमा बोलते हैं हिंदी में, तो ब्रो इन दमा मैंने बनाया कि ब्रो से ब्रोंकियल, इन इन्फ्लामेशन होगा, ब्रोंकियल में इन्फ्लामेशन होगा। ब्रो इन दमा यानी कि दमा डिजीज़ में क्या होगा? इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकियल होगा। याद रखना है, इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकियल। ठीक है। इम्फाइसीमा में क्या होगा? सीमा रेखा इसका खराब हो जाएगा, यानी कि जो लंग्स है, लंग्स के एल्वेलाई इसका लास्ट सीमा है एयर के, तो इसका सीमा ये वाला एरिया ही ख़राब हो जाएगा। इसमें जो है ना पूरा मटेरियल भर जाता है, इसलिए मैंने बोला इसका सीमा ही ख़राब हो जाएगा। क्रॉनिक डिसऑर्डर, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होते हैं इन विच एल्वेलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज। वन ऑफ द मेजर काउज इज सिगरेट। तो तुम सिगरेट पियो ज़्यादा, तुम्हारा सीमा ख़राब हो जाएगा, इसलिए इम्फाइसीमा में ये भी सवाल आया हुआ है प्रीवियस में। उसके बाद ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये जनरली वहाँ होते हैं जैसे मार्बल की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वहाँ जो डस्ट आएगा वो तो पत्थर का डस्ट है। अब पत्थर का डस्ट अंदर सांस लेते जाओगे तो लंग्स के एल्वेलाई में और लंग्स के फेफड़े में कहीं कहीं जा कर के वो जमा होता जाएगा, जिससे प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू यानी कि फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस में फाइबर जैसा जो है, आप जब एक्सरे करते हो तो इनके फेफड़े में ना वाइट पैचेस आ जाते हैं, देखने को मिलता है। ठीक है, ये अगर ऐसा है एल्वोलाई तो इसमें ऐसा ऐसा दिखेगा वाइट पैचेस, तो फाइब्रस टिश्यू बनना लगता है। ठीक है, ये उतना हो गया। उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन में देखो आपको यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन को रेस्पॉन्स कौन देगा? यानी कि रेस्पिरेशन कंट्रोल पोन्स रीजन में होता है, इसलिए मैंने बोला रेस्पॉन्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ पे मौजूद होगा? रेस्पॉन्स रीजन में। ठीक है, मेडुला ओब्लंगेटा में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। ठीक है, ये बात यहाँ लेकिन यहाँ पे 2015 में पूछा है O2 का द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन रिदम इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, यानी कि O2 का रोल कुछ भी नहीं होता है इन मेडुला ओब्लंगेटा को एक्टिवेट करने के लिए या फिर उसको मैसेज भेजने के लिए। तो ये एक सवाल 2015 में पूछ लिया था। ठीक है, इन बातों को आप ना लिखें, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है। कहाँ से लिखा है कि जैसे जैसे सवाल पूछते हैं उन सवाल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट बना करके। फिर उसके बाद स्विच ऑफ मैकेनिज्म पोन रीजन में होता है। CO2 और हाइड्रोजन आयन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब आप पढ़ोगे। अच्छा, इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? कि देखो आप तो पहले ये पता करो कि आपके बॉडी में, टिश्यू में या हार्ट में सप्लाई जो ब्लड हो रहा है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसको ऑक्सीजन की कमी के रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, क्योंकि रिसेप्टर पहले रिसीव करेगा सिग्नल को रिसीव करके फिर ब्रेन में भेजेगा, तो ब्रेन तब एनालिसिस करेगी। तो इनके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? तो यहाँ पर लिख रखा है कि लाडा राडा जो आपने पढ़ा है वहाँ पर एक होता है एओर्टिक, ये ज़रूरी है। एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी में CO2 और H+ कंसंट्रेशन को सेंस करने का रिसीवर लगा हुआ है। वो रिसीवर रिसीव करेगा, फिर उसके बाद सिग्नल को भेजेगा हमारे ब्रेन में, यानी कि पोन्स रीजन में। रेस्पॉन्स तब वहाँ से आएगा और फिर
कैसे काम करेगा ये ज़्यादा आपको डेप्थ में यहाँ से पढ़ करके समझ में आ जाएगा। यहाँ से एक सवाल और बनता है कि अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो 5 ml O2 देगा। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो 5 ml O2 देगा। वही 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml CO2 को रिलीज़ करेगा एल्वियोलाई में। ठीक है, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। टिश्यू से एल्वियोलाई लेकर जाएगा और फिर टिश्यू से एल्वियोलाई तक आएगा, और ये वाली सीन आएगी कि इधर से मान लो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आई तो यहाँ से CO2 यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से बाहर चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ अगर 100 ml ब्लड आया तो वो 4 ml ही CO2 को रिलीज़ कर पाएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है कि अगर इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इधर से ब्लड आएगा इम्प्यू, अब यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा, ये लेकर के जाएगा। अगर 100 ml ब्लड लेके गया टिश्यू में तो वो 100 ml ब्लड में कितना 5 ml जो है 5 ml O2 देगा, ग्राम में नहीं है, 5 ml O2 देगा। और यहाँ पर CO2 कितना छोड़ा 4 ml। ये बात यहाँ लिख रखी है, ये हर बातें लिख रखी है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया कि H+ 2020 का ही सवाल है कि CO2 और O2 के बाइंडिंग में, देखो O2 अगर के हीमोग्लोबिन से अगर बाइंड करेगा, यहाँ पर O2 यहाँ पे घुसेगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, ये 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है, 2 और 3 बातों पर। कौन कौन कि O2 का कंसंट्रेशन कितना है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना कम है, H+ आयन कंसंट्रेशन कितना कम है, और टेम्परेचर अगर कम है। ये फैक्टर्स जब सारे मिलेंगे तब आपको O2 का बाइंडिंग को देखा जाएगा। तो ये सवाल पूछा था 2020 में, तो यहाँ से आपको बातें आएगी क्लियर, पूरा यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। और मैं ये पूरा समझाने का जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा हूँ, आपको खुद समझना पड़ेगा। आप पूरा ये जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो यहाँ से आपको एक सवाल मिलेगा। फिर ये वाली टर्मिनोलॉजी से ना जाने कितनी बार सवाल आ रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। O2 जो है 97% RBC के थ्रू जाता है। O2 97% RBC के थ्रू, 3% प्लाज्मा के थ्रू, RBC के थ्रू और प्लाज्मा के थ्रू, जिसको डिज़ोल्व स्टेट कह रहा है वो। फिर कहता है CO2 3 पार्ट में जाएगा। CO2 20 से 25% RBC ले जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। फिर उसके बाद बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा 70%, 7% प्लाज्मा में जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, और ये मैंने यहाँ से ही इसको लिखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर आया ट्रिक RBC में एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होते हैं। यार आजकल मैं गलत पढ़ रहा हूँ बार बार। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अच्छा, इस एंजाइम को जो एक्टिवेट करता है ये आपको एंजाइम चैप्टर में दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा है कि जिंक जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को एक्टिवेट करता है। तो इसलिए मैंने बोला कि कार में बैटरी होता है और बैटरी में जिंक होती है, इसलिए मैं याद रखता हूँ कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एक्टिवेटर जिंक होता है। ठीक है, और इसमें आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट लेफ्ट शिफ्ट होने वाला पोर्शन है। तो इनको आप देखो, पढ़ो, इसको 3-4 बार पढ़ने से ये कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक बस इतना काफ़ी है।